नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सप्ताह की हलचल, कानाफूसी और चर्चाओं पर आधारित इस खबरों के एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। अंधों की रेवड़ी और घर घराना खाए। समाजवादी सरकार का एक ऐसा ही मामला 4 साल बाद खुला है कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसमें नौकरियां अंधों की रेवड़ी की तरह बांटी गई और बोर्ड के ही रिश्तेदारों को, मंत्री के, अध्यक्ष के और वहां के कर्मचारियों को, बेटे बेटियों को नौकरियां बांटी गई। मामला पिछली सरकार का है। कई समय से इसकी शिकायत हो रही थी, सरकार जांच नहीं करा रही थी, लेकिन अब मीडिया ने इसका भंडाफोड़ कर दिया है। अफसरों और कर्मचारियों के पुत्र और पुत्रियों, रिश्तेदारों को सुन्नी वक्फ बोर्ड में करीब 14 पदों पर भर्ती कर लिया गया, जिसमें चौकीदार के पुत्र को बाबू बना दिया गया, साद अहमद को, और फरहद बाबू जो है उनके बेटे को भी क्लर्क बना दिया गया। चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी रवि, उसका बेटा भी चपरासी बन गया। पूर्व वक्फ मंत्री आजम खां, उनके एक परिचित करीबी, उनकी 2 बेटियों को भी बाबू बना दिया गया। ताजदार आलम भी बोर्ड में नियुक्त हैं, उनके रिश्तेदारों को भी नौकरियां दी गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड पिछले 15 सालों से जुफर फारूकी के कब्जे में है, वो इसके चेयरमैन हैं। जुफर फारूकी के पास ऐसा नुस्खा है कि जब नसीमुद्दीन मंत्री बनते हैं तो वो उनके भी करीबी हो जाते हैं, और जब आजम खां मंत्री बन जाते हैं तो वह उनके भी करीबी हो जाते हैं। और हैरत की बात यह है कि अब बीजेपी सरकार में भी जुफर फारूकी काफ़ी सरकार के नज़दीक हैं। तो कौन सी लोबान वो सुंघाते हैं सरकारों को, ये अपने आप में एक रहस्य है। लेकिन जब से ये मंदिर मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद जुफर फारूकी काफ़ी चर्चित रहे। धन्नीपुर में मस्जिद का अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने भूमि पूजन भी किया फैजाबाद में। लेकिन ये जो घोटाला है ये उनके काले कारनामों को दर्शाता है। जुफर फारूकी सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को एक तरह से कहा जाए कुंडली मारे उस पर बैठे हैं और उसको चारागाह बनाए हुए हैं। एक आदमी की क्या खासियत है कि उसने 3 सरकारों में विश्वसनीयता हासिल की और लगातार वो इस बोर्ड का चेयरमैन बनता चला आ रहा है। सरकारों की मेहरबानियां क्यों उस पर बरसती हैं? शायद यही सब कारण होंगे। आजम खां के ज़माने में वैसे भी ये सब घुटनों के बल उनके सामने लेटे रहते थे, वक्फ का कोई भी बोर्ड हो। जुफर फारूकी पर सरकार अब क्या कार्रवाई करती है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीजेपी सरकार समाजवादी सरकार के भ्रष्टाचार और गुंडा राज के खिलाफ ही सत्ता में आई थी, और उसने कहा था कि जिन नौकरियों को लूटा गया है, बेरोजगारों को ठगा गया है और लोगों का हक मारा गया है, उन लोगों के साथ वो इंसाफ करेगी। लेकिन जुफर फारूकी जैसे शख्स कह रहे थे ये सरकार इंसाफ कर पाएगी नहीं, इसको लेकर संशय है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जो घोटाला है ये धमाल मचाए हुए है, और ये बताता है कि किस तरह से बोर्ड की ज़मीनों और पदों को लूटा जा रहा है। जुफर फारूकी करोड़ों अरबों की संपत्ति का मालिक है, और उसके खिलाफ सरकार क्यों रहमदिली दिखाती है, ये अपने आप में भी ये घोटाला इस बात का साबित करता है और प्रतीक है कि उसके जिसके हाथ में चांदी का चमचा है वो सबका मुंह बंद करने की हिम्मत और हैसियत दोनों रखता है। किसान बिल के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ है उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर बदल कर रख दी है। महापंचायत से बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों के पसीने छूट रहे हैं, और पूरे प्रदेश में खास तौर से पश्चिमी यूपी के 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में बीजेपी के पांव उखड़ते नजर आ रहे हैं। लोग इस कदर विरोध पर आमादा हैं कि बीजेपी के खिलाफ गांव-गांव में पोस्टर लग रहे हैं, और उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं का इलाके में घुसने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने ट्रैक्टरों और बोतलों में
डीजल देने पर प्रतिबंध लगाया तो किसानों ने बीजेपी नेताओं के गांव में घुसने पर। दोनों अपनी अपनी ओर से जोर आजमाइश करने में जुटे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें नरेश टिकैत एक ऐसा नाम बनकर उभरा है जो देश भर में किसान नेताओं का लीडर बन चुका है और उन्हीं के बहाने जाट, गुर्जर और मुस्लिम समीकरण ने बीजेपी की सारी स्थितियां बिगाड़ दी हैं। सरकार ने राहों में कील कांटे बिछाए हैं तो ग्रामीणों ने उनके लिए पोस्टर। ये नाराजगी बीजेपी को काफ़ी भारी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में जहां किसानों का गेहूं और धान सरकार उचित रेट पर नहीं खरीद पाती, दलाल मालामाल हो रहे हैं, वहां पर उनको डीजल न देना, उनके आंदोलन में पिटाई होना और किसानों का आक्रोश और पीलीभीत में किसान गोभी सड़कों पर बहा जा रहे हैं, उनको उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जा रही हैं। मथुरा में बीजेपी के 2 मंत्री हैं, शामली में हैं, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, मेरठ, बागपत, तमाम ये सारे बिजनौर जो इलाके हैं ये बीजेपी के लिए बहुत खतरे की घंटी बन गए हैं। बीजेपी नेता हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो महापंचायतों का सामना कर सकें। लाखों लाख की भीड़ आ रही है। राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा और पंजाब तक महापंचायतों में जा रहे हैं। बीजेपी को जिस जाट गुर्जर के समीकरण से वोट मिला था, उनके विधायक जीते थे, सत्ता में आए थे और अजीत सिंह और आरएलडी को जैसे नकारा था, अब स्थितियां पलट गई हैं और किसान आंदोलन के बहाने किसानों ने माना है कि अजीत सिंह को हराना उनकी भारी भूल थी। तो कुल मिलाकर ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए माहौल कठिन होता जा रहा है, खासतौर से पश्चिमी यूपी में। कहा यह जाता है कि भाई पूरब के किसान इसमें शामिल नहीं है, या और पूरब के किसानों की एक अलग समस्या है। उनके यहाँ सांड और नीलगाय उनके खेतों को चर जाते हैं, रात भर किसानों को खेत रखाना पड़ता है। पश्चिम में 70 दिनों से ज़्यादा समय से आंदोलन चल रहा है, पूरी सर्दी की रातें किसानों ने सड़कों पर काटी हैं। तो जो नाराज़गी है उसका खामियाजा देर सवेर सत्ता को भोगना पड़ सकता है। जिनकी ठोकर से ज़माना चलता था, जब उन्हें खुद ठोकर लगी तो पता लगा कि वक्त क्या चीज़ होती है। अनुभवी लोगों ने कहा है कि वक्त हर व्यक्ति का बदलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त चयन में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। समय पलटकर वापस आया है। जो भवेश कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के डीजीपी नहीं बन पाए थे, उनको उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। सामान्य खबर है, इसमें हैरत भरी कोई बात नहीं है, लेकिन आगे है। यूपी का सीआईसी पूर्व डीजीपी ओपी सिंह को बनना था। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। सरकार भी उनको सीआईसी बनाने की इच्छुक थी, लेकिन विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी के विरोध के चलते डीजीपी पूर्व ओपी सिंह का नाम कट गया। ओपी सिंह ने डीजीपी रहते भवेश कुमार सिंह को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया और 1987 बैच का यह आईपीएस अफसर रिटायर हो गया डीजी इंटेलिजेंस के पद से। मायूस होकर रिटायर हुआ, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि योगी सरकार में उन्हें सबसे बड़ी कुर्सी मिलेगी, लेकिन ओपी सिंह उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गए और अपने कार्यकाल भर उन्होंने भवेश कुमार सिंह को पनपने नहीं दिया। अब जब ओपी सिंह रिटायर हुए तो उनको लगा कि सरकार में एक 3 साल के लिए ये पद अच्छा है, इस पर किसी तरह से व्यवस्था फिट की जाए और आगे बढ़िया से रिटायरमेंट काटा जाए। लेकिन इसी को कहते हैं वक्त पलटा। सब कुछ ठीक था, सरकार भी चाहती थी कि ओपी सिंह को मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया जाए, लेकिन जब मीटिंग हुई, नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री को बता दिया कि ओपी सिंह के अलावा सरकार अगर किसी को बनाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, और यहीं पर मामला पलट गया। हालांकि इससे पहले 2 नाम और इस पद के लिए चर्चा में थे।
वर्तमान में सूचना आयुक्त राजीव कपूर और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अफसर दीपक त्रिवेदी का भी नाम इस पद के लिए चला था, लेकिन सरकार के दिल में जो था वो बैठक के समय पता लगा। वो तो राम गोविंद चौधरी के विरोध ने ओपी सिंह का पत्ता साफ कर दिया। तो जो 2 साल तमाम लोगों का पत्ता साफ करते आए थे, वक्त ने पलटकर उनको जवाब दिया और जो लोग निराश होकर रिटायर हो गए थे उनको फिर हंसने का थोड़ा मौका मिला। तो कहा जाता है कि वक्त और भाग्य ये दोनों बदलते रहते हैं, पलटकर भी आते हैं। तो निराश ना होइए। जीवन में कभी कोई चीज़ नहीं मिलती तो शायद उसके पीछे भी कुछ अच्छा ही छिपा होता है। बीजेपी एक चाल चरित्र वाली पार्टी मानी जाती है। विभिन्न दलों के नेता जैसे जैसे बीजेपी में आते गए उसका आकार बढ़ता गया, उसके इस नारे पर तमाम सारे सवाल खड़े होने लगे। लेकिन अटल की परंपरा के कुछ लोग आज भी उत्तर प्रदेश में हैं। गोरखपुर से विधायक हैं बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल। वो एक ऐसा ही नाम है जो बीजेपी का चेहरा कहा जा सकता है, जो अटल बिहारी के ज़माने के, आडवाणी के ज़माने के जो अंतिम पीढ़ी के नेता हैं उसमें गिने जा सकते हैं। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल पेशे से बच्चों के डॉक्टर हैं। जो छोटे बच्चे बोल नहीं पाते, राधा मोहन उनकी नब्ज पकड़कर उनका दर्द जान लेते हैं और इलाज कर देते हैं। राजनीति की नब्ज पर भी उनकी कुछ ऐसी ही पकड़ है और वो 4 बार एमएलए बन चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाने के योग्य नहीं समझा, लेकिन यह विधायक अपनी शैली से एक अलग छाप छोड़ता चलता है। राधा मोहन साइकिल से अपने क्षेत्र में अक्सर विचरण करते मिल जाएंगे। बरसात में वो घुटनों पानी में भी खड़े मिलते हैं। लखनऊ में भी वो आए दिन रिक्शे पर आपको चलते नजर आएंगे या पैदल टहलते नजर आते हैं। लखनऊ में उनके पास कोई कार नहीं है, कभी कभी किसी स्कूटी पर बैठकर कुछ कार्यालयों की ओर जाते दिख जाते हैं। जिस विधायक निधि को उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का साधन माना जाता है, राधा मोहन के लिए वह विकास का बहुत बड़ा हथियार है। उनकी निधि से बनी हुई सड़कें 50 साल चलने की गारंटी देती हैं। सादगी और विद्वता दोनों में उनका कोई मुकाबला नहीं है। जब वो सदन में बोलते हैं तो विपक्ष भी उनका सम्मान करता है, और जब विपक्ष में थे तो सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री तक उनको धैर्य से सुनते थे और उनकी बातों पर अमल करते थे। ये जरूर है कि घर की मुर्गी दाल बराबर मानी गई है, और यही वजह है कि राधा मोहन अग्रवाल गोरखपुर से 4 बार विधायक हैं और मुख्यमंत्री उसी जिले के आने के नाते शायद वो इग्नोर कर दिए गए। लेकिन आज की राजनीति में इस तरह का चरित्र और चेहरा बीजेपी के पास शायद ही कम है, या शायद बीजेपी का अब इस पर जोर नहीं है, या बीजेपी में उसे अब कम पसंद किया जाता हो। लेकिन अटल आडवाणी से लेकर और बीजेपी की स्थापना करने वाले तमाम सारे नेताओं का जो आदर्श वाक्य था, जो आदर्श नीति थी, उस पर जो उत्तर प्रदेश में कुछ नेता खरे उतरते हैं, उसमें राधा मोहन अग्रवाल भी एक आपको दिखाई पड़ जाएंगे। आज का जो पहली बार का विधायक है वो बड़ी बड़ी फार्चूनर गाड़ियों में 3-3, 4-4 की कानवाई में चलता है, लाखों लाख रुपया कमीशन कमाता है, और उसकी निधि की बनाई हुई सड़कें चले चाहे ना चलें, लेकिन कमीशन खूब चलना चाहिए। तो ये जनता की सेवा का जो माध्यम है राजनीति, उसको जीवन में अपनाना और उस पर अमल करना बेहद कठिन है। राधा मोहन दास उसके एक अतुलनीय और अनुकरणीय उदाहरण हैं, जो शायद आपको कम देखने को मिलेगा। सदन में वो बीजेपी की बहुत मजबूत उपस्थिति है। उनकी बात और उनके तर्कों से सरकारें हिलती रही हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति विद्वान है, जो सादगी से जीता है, जो ईमानदार है, उसको शायद
राजनीति में उच्च पद मुश्किल से मिलता है या देर से मिलता है। पावर सेंटर में उनको इस समय लाने के पीछे ये एक उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा के विधायकों के लिए कि एक विधायक यूपी में ऐसा भी है जो 50 साल के लिए विकास कार्य कराता है, अपनी निधि के एक एक पैसे का सदुपयोग करता है, कोई कमीशन नहीं लेता है, सादगी से रहता है, साइकिल से चलता है, रिक्शे पर चलता है। तो सियासत चाहे जितनी बदल जाए, चाहे जितनी आधुनिक हो जाए, लेकिन जनसेवा का जो स्वरूप है यही असली है और यही लोगों के लिए प्रेरणा का भी काम करती है। यूपी के ब्यूरोक्रेसी में पिछले दिनों कुछ परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन कई अफसरों के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण रहा। सरकार के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार में चीज़ें चल रही थी, अब वो चौथे साल में उनका चलना संभव नहीं था, मुश्किल है। पहले शुरुआत करते हैं वित्त से। संजीव मित्तल अपना 5वां बजट पेश करने से चूक गए। योगी सरकार में वो काफ़ी महत्वपूर्ण अफसर रहे, लेकिन बजट से पहले सरकार ने उनको सेल्स टैक्स का नया अपर मुख्य सचिव बना दिया। वो 1987 बैच के हरियाणा के रहने वाले हैं, आईएएस अफसर हैं। इसी तरह ऊर्जा विभाग में ऊर्जा मंत्री और चेयरमैन के बीच शीत युद्ध सार्वजनिक हो गया सोशल मीडिया के थ्रू, जिसके बाद सरकार को वहां परिवर्तन करना मजबूरी बन गया। अरविंद कुमार 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं और वो इससे पहले उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और स्वास्थ्य के भी मुखिया रह चुके हैं। उनकी कार्यशैली बेहद सरल है, वो ईमानदार हैं, लेकिन कैसे ये बिजली विभाग में मंत्री से उनके बीच तल्खी बढ़ गई, ये अपने आप में लोगों को हैरत में डाले हुए है। ब्यूरोक्रेसी में और सत्ता में इस बात को लेकर चर्चा है कि आखिर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा अरविंद कुमार से क्यों नाराज हुए और सोशल मीडिया पर उन्होंने ऐसा क्यों बयान दिया। लेकिन जो अब नई व्यवस्था ऊर्जा में बनी है वो अपने आप में भी और निराली है। एम देवराज को, जो वहाँ पहले से एमडी थे, अब सीएमडी बना दिया गया, यानी कि चेयरमैन का भी चार्ज दे दिया गया। और अपर मुख्य सचिव का चार्ज जो शासन का है वो आलोक सिन्हा को दे दिया गया। इससे पहले किसी सरकार में ऐसा नहीं होता था। चेयरमैन और प्रमुख सचिव या एसीएस दोनों एक ही व्यक्ति होता था। ये सरकार का जो अजब फार्मूला है ये भी लोगों की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश में आईआईडीसी के पद को लेकर कई अफसर निगाह लगाए हुए थे। खास तौर से आलोक सिन्हा को इसका प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उनको फायदा मिलने के बजाय उन्हें नुकसान ही हुआ। आलोक सिन्हा से सेल टैक्स विभाग हट गया और बिजली में भी सांकेतिक रूप से वो शासन में एसीएस बनकर रह गए। वहाँ पर हर कोई जानता है कि बिजली विभाग में चेयरमैन को ही सारे अधिकार होते हैं। शासन में प्रमुख सचिव या एसीएस सिर्फ रबर स्टैंप की तरह काम करता है। अब आईआईडीसी के पद पर पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए इस सरकार ने भी चीफ सेक्रेटरी के हवाले कर दिया है। वित्त विभाग का कामकाज अब राधा एस चौहान संभालेंगी, जो लंबे समय तक दिल्ली में रही हैं और थोड़े दिन पहले यहाँ वो आई थी और उनको बाल विकास, पुष्टाहार और तकनीकी शिक्षा जैसे मंत्रालय दिए गए थे। ब्यूरोक्रेसी में कुछ और परिवर्तन होने चाहिए थे, जिसको लोगों को लेकर प्रतीक्षा थी। ये गड्ढम गड्ढ जो परिवर्तन हुआ ये लोगों की ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ अच्छे अफसरों को सही जगह लाया गया है। खास तौर से अरविंद कुमार अब उत्तर प्रदेश में उद्योगों को तेज़ी से बढ़ाने के लिए, निवेशकों के लिए दरवाजे खोलने के लिए काम करेंगे। लेकिन जो वित्त की हालत पहले थी उसमें कितना सुधार होगा इस पर लोगों का संशय है। लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पर और बहुत सारी बातें आएंगी सामने।
बहरहाल यूपी की ब्यूरोक्रेसी में अभी और बहुत सारे परिवर्तनों का इंतजार है और आने वाले वक्त में कुछ और समीक्षात्मक चीज़ें आपके सामने आएंगी। लेकिन इस बार के परिवर्तन पर इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप कांटे क्यों बो रहे? वे कील लगा रहे, हम फूल लगा रहे। प्रधानमंत्री को फोन कर लीजिए। उन्होंने कहा ना कि एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। कौन सा नंबर है? जो 7 नंबर दे दो, फोन कर लेंगे। जब लग रहा था कि बाजी हिम्मत हाथ से निकल गई तो इतनी हिम्मत कहां से जुटाई? ऐसा कोई बाजी नहीं निकली थी। हम डंडा हाथ में नहीं लेना चाहते थे। उस आंदोलन से निकलकर देश में घूमना कब से शुरू किया? अभी 7 तारीख की मीटिंग है हरियाणा में, फिर 9 की है। एक दिन यहाँ, एक दिन मीटिंग, एक दिन यहाँ, एक दिन मीटिंग। नहीं, हम सबसे बड़ा चेहरा बनकर आप उभरे हैं, क्यों? नहीं, हम कुछ नहीं है। हम इस आंदोलन को पूरा गांव की मिट्टी से जोड़ रहे हैं। टिकैत बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया है। विपक्ष तो है ही नहीं। विपक्ष ये गिरफ्तारी नहीं दे रहा, उछल कूद कुछ नहीं कर रहा। क्या आपको आशंका है कि किसी भी प्रकार की कोई बड़ी घिनौनी साजिश रची गई थी इस आंदोलन को बदनाम? बिल्कुल, उसकी हमको जानकारी हो गई थी। पुख्ता सबूत थे हमारे पास।